नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे विक्रम और बेताल, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। किंतु आप फिक्र ना करें महाराज, मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। इस बार मैं करूंगा हस्तयज्ञ। बाकीलाल के तो हाथों के तोते ही उस वक्त उड़ गए जब, अरे बाकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि हम दोनों एक साथ बैठकर खिचड़ी खा सकें। आज के दिन एक साथ खिचड़ी खाने से प्रेम भाव बढ़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। बाकीलाल आपा खो बैठा। नहीं नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं है। धाड़ धाड़। बाकी, ये क्या कर रहे हो? बूहू। महाराज, खिचड़ी खाने से पूर्व खंभे पर माथा फोड़ने से प्रेम भाव और भी अधिक प्रगाढ़ होता है। तो फिर चलो अब खिचड़ी खाएं। खिचड़ी खाने के तुरंत पश्चात ही मुच्छड़ कब्र से कैसे वापस आ गया। मुझे देखना होगा कि कब्र में कुछ है या नहीं। किंतु कब्र खाली निकली। सत्यानाश, मुच्छड़ कब्र से भी निकल गया। बाकीलाल के क्रोध का परावार न रहा। बेताल मोटा जिंदा है। बेताल बाकी की पत्नी पर प्रकट हो गया। बाकीलाल थोड़ा घास खा गया, देख मैं फिर आ गया। बेताल मोटा जिंदा है। तू करता क्यों निंदा है? गीत तो मैं नहीं गाऊंगा, परंतु तीसरी कहानी जरूर सुनाऊंगा। बाकीलाल, अधिक क्रोध ना कर। तीसरी कहानी सुनने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, सुनाओ। बाकीलाल, छाई है वीरानी, ले सुन एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनगढ़ में एक बहुत ही घमंडी, उदंड और कंजूस राजा हुआ करता था। उसका नाम था अन्याय प्रिय। वो था भी अन्याय प्रिय। उसके राज्य में चोरी की सजा के फलस्वरूप हाथ काट दिए जाते थे। महाराज, एक छल्ली चुराने का इतना कठोर दंड ना दें, या फिर कम से कम चुराई हुई छल्ली तो मुझे खाने दें। खटाक। मैं तो छल्ली का एक दाना चुराने की भी यही सजा देता हूँ। उसी राज्य में पवन कुमार नाम का एक मातृ एवं पितृभक्त एक आज्ञाकारी युवक भी रहता था, जिसका उद्देश्य था अपने बूढ़े माता पिता को डोली में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाना। बस माता एवं पिताश्री, ये डोली तैयार होते ही मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले चलूंगा। किंतु पुत्र, जल्दी कर, अगर हम पहले ही लुढ़क गए तो तेरी ये डोली किस काम की। पवन कुमार अपने माता पिता को डोली में बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले चला। राह में उसकी माता को भूख लगी। पुत्र, कुछ खाने को साथ रखा है या नहीं? माताश्री, जो कुछ था मैं खा गया, क्योंकि डोली उठाकर चलना आसान नहीं है। बहुत भूख लगती है। अब तो भोजन किसी नगर में पहुंचने पर ही मिलेगा। तभी पवन कुमार ने सहसा डोली रोकी और अपनी माता से पूछा, हे माता, राह में एक मूंगफली गिरी पड़ी है, क्या वो उठा लाऊं? ले आ बेटा, कुछ तो काम चलेगा। पवन कुमार ने वो मूंगफली उठाकर अपनी माता को खिला दी। कड़ंच। फिर जैसे ही वो चलने को हुआ कि, खबरदार, मैंने क्या किया है? तुमने महाराज की मूंगफली चुराई है। बिना पूछे किसी की वस्तु उठाना चोरी होती है। तुम्हें चोरी का दंड मिलेगा। तुम्हारे हाथ अभी काटे जाएंगे। नहीं, ये अन्याय है। मैं अन्याय नहीं करता। सैनिकों, इसके हाथ काट दो। पवन कुमार के दोनों हाथ काट दिए गए। आ, मेरे हाथ! नहीं! उस हादसे के कारण पवन कुमार के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैं अनाथ हो गया। पापी, दुष्ट, तूने मुझे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा भी पूर्ण न करवाने दी। अब मेरी और उनकी आत्मा जीवन भर भटकती रहेगी। शैतान, अब ये कटे हाथ न केवल तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, बल्कि किसी भी राज्य के राजा या रानी के सामने पड़ने पर उसे भी खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर पवन कुमार ने भी अपने प्राण त्याग दिए और उसके कटे हाथों ने राजा अन्याय प्रिय का गला दबा दिया। राजा का गला दबने के पश्चात जब हाथ पुनः जमीन पर गिर पड़े तो सेनापति ने उन्हें वही उन सभी शवों सहित दफना दिया।
नगर में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई मूंगफली बिना आज्ञा जमीन से उठाकर नहीं खाएगा। ऐसा कहकर बेताल ने आगे कहा, लालच होता खराब, बाकी अब दे प्रश्न का जवाब। राजा को कैसे पता चला कि उसकी एक मूंगफली पीछे कहीं गिर गई है, जो उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। बाकेलाल, अगर तूने सही जवाब जानते हुए भी ना देने का किया कसूर, तो तेरे राजा की खोपड़ी हो जाएगी चूर चूर। प्रश्न फिर राजा की मौत का है, तो उत्तर भी गलत दूंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर तो ये है कि राजा ने लिफाफे में मूंगफलियां गिन कर डाली थी। जब सारी मूंगफलियां उसने खा ली तो उसे पता लगा कि एक कम है और वो उसे ढूंढने वापस आ गया। परंतु मैं तो गलत उत्तर ही दूंगा, और गलत उत्तर ये है। बेताल, दरअसल राजा को मूंगफली तोड़ने की आवाज सुनाई दे गई थी, जिसे सुनकर वो अपनी मूंगफली लेने फौरन वापस आ गया। मुझे आता नहीं ख्वाब, और ये है सही जवाब। पानी में उबालकर अपनी दाल गला, तूने सही जवाब दिया तो मैं चला। नहीं, ये गलत जवाब है। लेकिन अब क्या हो सकता था, बेताल तो चला गया था। बेटे बाके, कहानी तो तूने सुन ली और योजना तो बोल ली। इस बार मुच्छड़ की मृत्यु बनेंगे पवन कुमार के वही कटे हाथ, क्योंकि स्वयं पवन कुमार ने ही ऐसा कहा था कि वो किसी भी राजा के सामने पड़ने पर उसे भी खत्म कर देंगे। किंतु बेताल ने मुझे ये बताया ही नहीं कि चंदनगढ़ कहाँ है और कहाँ है वो स्थान जहाँ दफन है पवन कुमार के कटे हाथ। अरे ये क्या है? ये तो ठीक वैसी ही डोली है जिसमें पवन कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था। यहीं पर दफन है कटे हाथ। ओह, इसका मतलब कभी विशालगढ़ ही चंदनगढ़ था। ठक। बाकेलाल ने खुदाई पूरी की। ये कंकाल पवन कुमार, उसके माता पिता और राजा के ही है, और वो रहे कटे हाथ। ये हाथ कंकाल में नहीं बदले, बल्कि वैसे ही हैं जैसे कटते समय थे। बाकेलाल ने उन हाथों को एक वस्त्र में लपेटा, और अब मैं इन्हें महाराज के सामने पहुंचकर आजाद कर दूंगा। तांत्रिक तंबूनाथ का हस्तयज्ञ जारी था। महाराज, नगर की सभी सुंदर बालाएं जब तक अपने हाथों से अपने कटे नाखूनों की आहुति नहीं डालेंगी, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं तांत्रिक तंबूनाथ, ये देखो मैंने नगर की तमाम सुंदरियों को आहुति देने के लिए बुलवा लिया है। ओम भभूति ले आहुति। लेकिन तभी हुआ एक भीषण विस्फोट। बुड़ुम! अनर्थ, अनर्थ! महाराज, ये क्या किया? इसी भी पंक्ति में लगा दिया। क्यों, इसमें क्या खराबी है? महाराज, ये ना तो युवती है ना पुरुष, ये किन्नर है। किन्नर की आहुति से हर्ष देवता नाराज हो गए हैं। राजा विक्रम सिंह को मारने की आखिरी उम्मीद भी नाउम्मीद हो गई। अब तो एक ही रास्ता है, मैं अपने तंत्र के बल पर तंत्रलोक की रानी माता पचीसी को बुलाऊं, जिसके सामने पड़ते ही 25 शत्रु एक साथ सिर झुका देते हैं। तब हम उनमें से अपने शत्रु को ढूंढकर उसका सिर काट देंगे। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी बुला माता पचीसी को। माता पचीसी को प्याज की गंध बहुत प्रिय है। एक बोरा प्याज मंगवाइए, फिर मैं और आप मिलकर उन्हें काटेंगे। एक बोरा प्याज कटने के पश्चात मैं प्रसन्न हुई। बोलो क्या काम है? काम मैं बताऊंगा। काम सुनने के पश्चात तो फिर चलो मेरे साथ। आज विशालगढ़ पर मेरा अधिकार होकर रहेगा। ये समाचार विक्रम सिंह तक जा पहुंचा। महाराज, अब क्या करें? बाकेलाल जी का भी आजकल कुछ पता नहीं रहता, पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। तुम युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि राजा सुल्तान सिंह जिद्दी एवं ताकतवर राजा है। उसने अवश्य ही फिर कोई तांत्रिक शक्ति हासिल कर ली होगी। वो शांति वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। राजा विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। शत्रुओं का डटकर मुकाबला करना होगा। बाकेलाल भी तीव्रता के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ बढ़ा आ रहा था कि तभी, ओह ये क्या? ये तो किसी दूसरे राज्य का ध्वज है। इसका मतलब किसी शत्रु राजा ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है। शत्रु राजा सामने आ गया था। महाराज, ये तो बाकेलाल है, विशालगढ़ के राजा का सबसे शक्तिशाली एवं बुद्धिमान सलाहकार। ये विशालगढ़ की आधी ताकत है, तो फिर इसे मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। माथा पचीसी, शत्रु का सिर झुकवाओ। जो आज्ञा।
माथा पचीसी बाकेलाल के सामने जा पहुंची। चल घोड़े से नीचे उतर और मेरे आगे हाथ जोड़कर सिर झुका मेरे स्वामी, तेरा सिर काटेंगे। जो आज्ञा। ये मुझे क्या हो गया? मैं इसकी आज्ञा का पालन क्यों कर रहा हूँ? बाकेलाल ने जैसे ही हाथ जोड़े उसके हाथों में थमी कटे हाथों वाली पोटली छूटकर नीचे गिर पड़ी। और स्वामी, इसने सिर झुका दिया है, चलिए इसका सिर काट डालिए। राजा सुल्तान सिंह ने जैसे अपनी तलवार बाकेलाल का सिर काटने के लिए ऊंची की, ओह ये क्या! सर! बचाओ माथा पचीसी, महाराज को बचा। मेरा बस केवल इंसानों पर चलता है, कटे हाथों पर नहीं। इसका सिर मैं काट डालूंगा। लेकिन राजा सुल्तान सिंह का गला दबाने के बाद कटे हाथ झपट पड़े माथा पचीसी के गले पर। सर! अरे ये तो मेरा भी गला दबा रहे हैं। तांत्रिक तंबूनाथ ठगा सा खड़ा रह गया। मुझे लगता है ये कटे हाथ हर शत्रु का गला दबा देंगे जो बाकेलाल के प्राण लेने की चेष्टा करेगा। तंत्रलोक की रानी इतनी बेबस कैसे हो गई? बचाओ! तांत्रिक तंबूनाथ अपनी सेना लेकर भागा। भागो! अब तू बचकर नहीं भाग सकता दुष्ट तांत्रिक। ठीक उसी पल वहां आ पहुंचा राजा विक्रम सिंह। अरे ये क्या! शत्रुओं का राजा मरा पड़ा है और सैनिक दुम दबाकर भाग रहे हैं। बाकेलाल वहां सिर झुकाए क्यों खड़ा है और वो दो कटे हाथ किसी दुष्टा का गला दबा रहे हैं? वो दुष्टा माथा पचीसी थी, जिसके मरते ही बाकेलाल पर से उसका सम्मोहन भी टूट गया। आज इन हाथों के कारण ही बच सके हैं मेरे प्राण। बाकेलाल ने जैसे ही हाथों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि ओह, विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर खुद ही मरने यहाँ आ पहुंचा। ये हाथ उसे ही खत्म करने जा रहे हैं। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कटे हाथ विक्रम के गले से जा चिपके और ये तो मेरा भी गला दबाए दे रहे हैं। सेनापति ने छुड़ाने की चेष्टा की तो एक मुक्का तो खा लिया, पर अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैंने महाराज को छुड़ाने की चेष्टा नहीं की थी। देखते देखते महाराज मारे गए। इस बार मुच्छड़ का 100 जलवा दूंगा। तभी ओह, हाथ किसी युवक में बदल रहे हैं। ये तो पवन कुमार है। बाकेलाल, आज तुम्हारे कारण न सिर्फ मैं जीवित हो गया बल्कि मेरे माता पिता भी जीवित हो गए। अब मैं उन्हें तीर्थ यात्रा करवा पाऊंगा। ओह, मेरे सिर पर मंडराता संकट भी टल गया। उस स्वर की ओर पलटते ही बाकेलाल को जोरदार झटका लगा, मानो गधे ने दुलतिया जड़ दी हो। ये तो जिंदा है। मेरे प्यारे बाकेलाल, मुझे हर बार जीवित देखकर तुम अचंभित हो गए ना? महाराज तो यहाँ जीवित हैं, तो फिर ये कौन? अरे महाराज का शव कहाँ गया? ये रहस्य मैं बताता हूँ। बेताल तुम? घबराओ नहीं बाकेलाल, अब मैं तुम्हें और कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि असली राजा विक्रम सिंह को बचाने के लिए पृथ्वी की जिन 3 अचूक शक्तियों को ये दुष्ट तांत्रिक तंबूनाथ राजा सुल्तान के कहने पर प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था, उनका अंत तुम्हारे हाथों हो चुका है। अगर इनमें से एक भी ताकत तंबूनाथ प्राप्त कर लेता तो राजा विक्रम सिंह बचते नहीं, क्योंकि ये शक्तियां राजा विक्रम सिंह के तीनों छद्म रूपों को खत्म करके असली विक्रम सिंह तक पहुंचकर उन्हें भी खत्म कर डालती। किंतु इन शक्तियों का प्रयोग बाकेलाल के हाथों विक्रम सिंह पर होने के तुरंत पश्चात हुए भलाई के कामों के कारण वो शक्तियां भी एक एक करके वहीं खत्म होती चली गई। जैसे पाव भाजी तलवार के उत्तरांचल पर्वत से निकलते ही डूबे नगर सहित चक्रपाणी का सांप कट गया, फिर गंधर्व बुद्धि जलखुंबी एवं सर्पनी कमल ककड़ी का सांप कटा, फिर पवन कुमार सब परिवार जीवित हो उठा। किंतु ये सब घटनाएं जुड़ी थी राजा विक्रम सिंह पर आए संकट से, जिसका पता मुझे तब चला जब मुझे तांत्रिक तंबूनाथ ने सिद्ध कर दिया। तुझे मालूम है कि पृथ्वी पर 3 ऐसे शस्त्र मौजूद हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। मुझे उन 3 शस्त्रों का पता बता जिनके वार से राजा विक्रम सिंह बच ना सके। किंतु ये तांत्रिक का दुर्भाग्य था कि मैंने विक्रम सिंह के पुरखों का नमक खाया था और मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। ओह, तो उन शस्त्रों का पता बताने से इनकार कर रहा है? मैं तुझे अंधे कुएं में लटका दूंगा। किंतु वो मेरा कुछ न बिगाड़ पाया। मैं जानता था कि अब वो यज्ञ करके सीधे सीधे उन शस्त्रों को पाने की चेष्टा करेगा। हालांकि इस कार्य में उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता। मुझे विशालगढ़ के राजा की रक्षा करनी होगी।
मैं राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो उस वक्त मैंने बाकीलाल को उन्हें शिव का त्रिशूल देकर चमड़केतु की गुफा में भेजते देखा। मैं राजा की चीख सुनकर अंदर पहुंचा तो चमड़केतु मिट पड़ा था और राजा घायल। चमड़केतु भी दरअसल शिव का ही दूत था, जिसके प्रहार से राजा के शरीर से 3 रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी थी और उन बूंदों से 3 और विक्रम सिंह पैदा हो चुके थे। अरे 3 और राजा विक्रम सिंह! मैंने वहां पहुंचकर महाराज को सारी स्थिति से अवगत कराया और कहा, महाराज आपके 3 छद्म रूप एक एक करके बलिदान होने के लिए पैदा हुए हैं। फिर मैंने ही बाकीलाल को बेताल साधना के लिए प्रेरित किया और कहानी सुना सुना कर उसे बारी बारी से उन शस्त्रों तक पहुंचाया। बाकीलाल, तुमने जिन्हें मारा वो महाराज के छद्म रूप थे, असली महाराज ये है और अब संकट टल चुका है। सत्यानाश! बाकीलाल, एक बात समझ में नहीं आई, तो महाराज को मारने के लिए इतने उतावले क्यों थे? इसका उत्तर तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि बाकीलाल को पहले ही मुझ पर आए संकट की भविष्यवाणी शंकर भगवान ने कर दी होगी। क्यों बाकीलाल? हाँ हाँ महाराज, और मैं चाहता था कि तीनों संकट जितनी जल्दी हो सके टल जाए। बेटागर, वो तो मुझे पता था, क्योंकि अगर ये राजा का शत्रु होता तो मुझे हर बार सही जवाब ना देता बल्कि गलत उत्तर देता। तो फिर मैं चला और फिर बाकी तो फिर दे पुच्छी। अगर मुझे तांत्रिक की योजना का पता चल जाता तो मैं बेताल की साधना ही ना करता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।